कार दोस्तों, मैंने एक बेस्ट स्मॉल कैप की वीडियो बनाई थी और उसमें बंधन ऐड नहीं किया था। लेकिन ऐसा क्यों कि बंधन ही ऐड नहीं किया? ना तो मैंने उसको एवरेज फंड में किया, ना मैंने उसको वर्स्ट फंड में किया, ना मैंने उसको बेस्ट फंड में किया। तो कहीं तो आना चाहिए ना भाई ये फंड। आज उस चीज़ को फाइनल कर लेंगे और उस लिस्ट में ऐड करेंगे कि बंधन किस कैटेगरी में आता है। वर्स्ट फंड की कैटेगरी में आता है जिनके रिटर्न्स रेशो पास्ट बिल्कुल ख़राब है। फिर आते हैं एवरेज फंड जिनकी रोलिंग रिटर्न्स या ट्रेलिंग रिटर्न्स ख़राब है, जिनका एक्सपोजर ख़राब है, वो चीज़ें, और रेशोज़ बहुत ही ख़राब है लेकिन रिटर्न्स अच्छे हैं, अल्फा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर आता है बेस्ट फंड जिनका सब कुछ बढ़िया है यार, मज़ेदार। दो चार एक आधी चीज़ नेगेटिव होगी, बाकी सब बढ़िया। तो अब आज ढूंढेंगे कि किस कैटेगरी में बंधन आता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बोली थी कि आप लोग रिसर्च ही नहीं कर सकते। अब आप रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईटी मनी, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ ईटी मनी का। मैं ये नहीं ईटी मनी पे कुछ मैं बोल नहीं रहा। तो ईटी मनी वन ऑफ द बेस्ट टूल है। हम सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट इनके टूल यूज़ करते हैं, लेकिन उस टूल को हम लिमिटेड यूज़ करते हैं। लिमिटेड मतलब 60-70%, 30-40% चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यूज़ ही नहीं करता। और अब और भी कम कर दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें धीरे धीरे पता लगती हैं ना भाई। तो अभी एक और चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा और चलते हैं अभी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप, सबसे पहले अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी से कम गिरा है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक गिरा है, सिर्फ डीएसपी कम गिरा है। और मैंने ये 3 फंड इसलिए लिए हैं क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो हम यहाँ पे बंधन की सिर्फ बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं रेशोज़ की बात करूँ तो बंधन रेशोज़ के मामले में इधर थोड़ा सा डाउटफुल है और इधर हल्का सा डाउटफुल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, शार्पे सबसे बढ़िया है, सोटिनो सबसे बढ़िया है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि जब आप रिटर्न हाई दे रहे हो ना, ये 23% आप दे रहे हो, लास्ट 1 ईयर में आप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप रहे हो, तो डीएसपी भी रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। तो रेशोज़ के मामले में एवरेज से ऊपर है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है। और रिटर्न्स के मामले में इसने शॉर्ट चंक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और लॉन्ग टर्म में भी किया है। तो अभी ये वर्स्ट कैटेगरी से तो इसको निकाल दो, ये तो सबको पता है कि भाई अब इस फंड को एवरेज या बेस्ट कैटेगरी में डालना है हमें, ठीक है। बेस्ट फंड से रेशोज़ भी अच्छे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक सेक्टर आ जाता है जिस वजह से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बोल दूंगा कि हेल्थ केयर सेक्टर हमें मिल जाता है। वैसे तो हमें मोस्टली स्मॉल कैप्स में 10% मिल जाता है, कुछ नया नहीं है। अगर नया है तो डीएसपी के पास है कि भाई साहब उसने फाइनेंस सेक्टर ले ही नहीं रखा और उसके बावजूद रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ये वन ऑफ द रेयर चीज़ है जो लास्ट 1 ईयर म्यूचुअल फंड्स ने की है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स के पास है ना, मैं तो उनको फ़ोन कर करके बोलने वाला हूँ, देखा मैंने दिलवाया था डीएसपी। क्यों? रीज़न देखो, रीज़न मजाक की बात है, रीज़न मैं बताता हूँ। डीएसपी वन ऑफ द रेयर फंड रहा है जिसने फाइनेंस ना लेके रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो अब इसको बैंक ऑफ इंडिया से भी कंपेयर कर लूँ तो वहाँ से भी कम गिरा हुआ है, रिटर्न्स ज़्यादा हैं और ओवरऑल भी ज़्यादा है। बैंक ऑफ इंडिया भी मेरे क्लाइंट्स के पास है, वन ऑफ द बेस्ट फंड है, लेकिन वहाँ पर भी बंधन ने बीट किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी थी कि आप रिसर्च नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि आपने ये देख लिया, वो देख लिया। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, अभी पीछे कर की बात है। तो उसने मुझे बोला कि सर बंधन ने ना बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं कहा भाई बहुत ज़्यादा ख़राब कैसे दी है? तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटो दिखाई थी। 2025 में स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज 26% है, यहाँ पे 2022 में 55% है कैटेगरी एवरेज। और ये फंड आपका नेगेटिव पड़ा हुआ है 2022 के अंदर। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं होना चाहिए, इतना डिफरेंस तो कैसे आ गया? तो हमने यहाँ पे चेक किया, इस फंड ने -2% तो दिए थे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2022 में इसने -5% भी दिया था। तो ये नंबर तो करेक्ट है, ये ब्लू लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब बात ये है कि ग्रीन लाइन चेक करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपने पूरी शीट देखी तो एक चीज़ आप नोटिस करना कि जो 2024 के रिटर्न थे वो यहाँ पे 2025 में दिखाए जा रहे हैं। मतलब पूरा ईयर ही इन्होंने आगे खिसका दिया। मुझे नहीं पता, इन्होंने नीचे ये चेंज कर दिया लेकिन चार्ट चेंज नहीं किया। ये बड़ी प्रॉब्लम है अब। और ये फ़र्क होता है कि जब आप मैनुअली करते हो और खुद रिसर्च, मतलब मैनुअल रिसर्च करते हो, खुद से रिसर्च करते हो, जो मैंने शीट आपको दिखाई, जब इस तरह से एक एक नंबर आप खुद टाइप करते हो, आप फॉर्मूलाज लगाते हो और फिर उनको चेक करते हो, तो वो रिसर्च होती है। अब रीज़न देखो, 2024 के रिटर्न 25 में दिखा दिए उन्होंने। ये ब्लू लाइन चेंज हो गई, ब्लू लाइन बिल्कुल ठीक है, -2% है, बिल्कुल परफेक्ट है, -5% है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2022 के रिटर्न्स वहाँ पे इतने दिखा रखे हैं 55, जबकि 2022 के रिटर्न थे ही नहीं, वो 2021 के रिटर्न है।
जो 22 यहाँ पे 22 में दिखा रहा है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा इन्होंने झोल कर रखा है यहाँ पे कि 2025 के जो ये रिटर्न है ये एक्चुअल में 2024 के हैं और ये 2021 के हैं। शीट में मैंने पिंक कलर से दिखा रखा है कि पिछला एक साल का रिटर्न आप चेक कर सकते हैं, और एक्चुअल में जो 2025 का कैटेगरी एवरेज है वो है -4%, और 2022 में है टोटल 3% है। वहाँ पे इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। मैं मानता हूँ कि ये -4% या -3% पे है और कैटेगरी एवरेज यहाँ पे 3% पे है। तो इतना सा गैप ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं है भाई। तो ये प्रॉब्लम होती है रिसर्च में। और फिर आ जाती है ऑप्शन रैंकिंग का। रैंकिंग देखो, बाय कर लो, रैंकिंग देख के फिर केनरा रोबेको में जो हाल हुआ था वो लोगों का हाल होता है। यहाँ पे मोस्टली पैसा अभी स्मॉल कैप में है, स्मॉल कैप सस्ता मिल रहा है तो एक्सपोजर बढ़ जाता है, नहीं तो ये 65% हो जाता है, या फिर अगर जब और ज़्यादा सस्ता हो जाता है 75% तक ये पहुँच जाता है। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि इनका एक्सपोजर कितना है और हम स्मॉल कैप में कितना विश्वास दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब बड़े बड़े मैनेजर्स विश्वास दिखा रहे हैं तो हमें दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ नंबर ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, टोटल स्मॉल कैप 250 हैं और 245 इन्होंने बाय कर रखे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉप 18 स्टॉक्स की मैं अगर बात करूँ, टॉप 10 की बात कर लेते हैं, ऐसे प्लस करना ठीक नहीं रहेगा, तो 20% तो इसी में आता है ना। तो मेन एक्सपोजर आपका सारा का सारा, अगर मैं 50-60% बोलूँ तो टॉप के 30-40-50 फंड में आ जाएगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है इसका। ये एकमात्र नेगेटिव चीज़ जो मुझे लगती है इसके अंदर, जिसलिए मैं इसको कॉम्बिनेशन में रखूँगा, इसको अपने पोर्टफोलियो का मेन स्मॉल कैप मैं नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि जब चर्निंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई बोल रहा हूँ स्टॉक्स की म्यूचुअल फंड के अंदर, तो थोड़ा सा रिस्की अपने आप हो जाता है। मैं हमेशा बोलता था क्वांट के लिए भी, कोई सुनता नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत बढ़िया चल रहा था, और मुझे पता है आज भी कोई नहीं सुनेगा, आज भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब रिटर्न दिख रहे होते हैं ना, लोग पागल हो जाते हैं कि हाँ यार फिर तो सारे गधे हैं। जब ये पोर्टफोलियो ख़राब करेगा, रिटर्न्स लूज़ होंगे, फिर 3 साल बाद आएंगे, सर हमने बंधन रखा हुआ है क्या करें इसका। तो इन्होंने बिल्कुल नए फंड लिए हैं। ये चार फंड, हिंदुस्तान, ICICI लोम्बार्ड, भारत और 197, ये जो हमारा पेटीएम है, तो ये सारा का सारा इन्होंने नया बाय किया है और कंप्लीटली सेल आउट नहीं किया है किसी को। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि टर्नओवर में भी एक साइड पे बाइंग हाई हो रही है, नए फंड्स के अंदर बाइंग हो रही है, और 4-5 और रहते हैं, उसके बाद तो इनके पास बचेंगे भी नहीं स्मॉल कैप बाय करने को। वैसे ये सारे के सारे स्मॉल कैप नहीं है, इन्होंने लार्ज कैप बाय किए हैं इस बार। ऊपर भी सारे के सारे स्मॉल कैप नहीं थे, मैं वापस करेक्ट कर दूं अपने आप को कि 245 में से सारे स्मॉल कैप नहीं थे। हो सकता है इन्होंने 30-40 मिड कैप और स्मॉल कैप 50 तो रखे हों, तो 180-170 इनके पास स्मॉल कैप होंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।